कि हमने एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उसमें कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी है, उसके लिए मुझे माफ़ी देना बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है और मुझे सारी चीज़ें कंप्लीट करके जानी है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं खुद बढ़ा रहा हूँ, बाकी खुद आपको एक बार रीड करनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वुंड हीलिंग एंड रिपेयर, जिसमें हम रीजनरेशन एंड रिपेयर दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे। फटाफट से बढ़ा देते हैं, मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, जिसमें हम हीलिंग एंड रिपेयर दोनों को पढ़ेंगे। पहले हीलिंग की डेफिनेशन क्या है, मैकेनिज्म क्या है उसका, रिपेयर की क्या चीज़ें हैं, सब पढ़ेंगे, ठीक है। हीलिंग और उसमें फ़र्क क्या है, सबसे पहले तो एक होता है रीजनरेशन, एक होता है रिपेयर। अभी नॉर्मल सेल था, इस पे यहाँ पे हो गई इंजरी। इंजरी हो गई तो सुपरफिशियल इंजरी थी या सीवियर इंजरी थी। सुपरफिशियल इंजरी थी तो वो वैसे के वैसे सेल्स रीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है, सेम टू सेम एज इट इज सेल्स। बट सीवियर इंजरी में क्या होता है, यहाँ पे स्कार बन जाता है। स्कार बन जाएगा तो वो दोबारा से वैसी स्ट्रेंथ नहीं बन पाएगी उस टिश्यू की, उस सेल की, दोबारा से वैसे सेल्स रीजनरेट नहीं कर पाएंगे, तो उसको बोलते हैं रिपेयर। तो आई होप दोनों में फ़र्क आपको समझ आ गया होगा। हीलिंग है द बॉडी रिस्पॉन्स टू इंजरी इन एन अटेम्प्ट टू रीस्टोर नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अभी इसके मैकेनिज्म्स, दो मैकेनिज्म है, रीजनरेशन एंड रिपेयर। रीजनरेशन में क्या है, पेरेंट काइमल सेल्स रिप्लेस्ड बाय पेरेंट काइमल सेल, जो पहले सेल्स थे वो ही दोबारा से आ जाएंगे, नॉर्मल स्ट्रक्चर वापस आ जाएगा, सेम टिश्यू वापस आ जाएगा। बट रिपेयर में क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू आ जाता है, पेरेंट काइमा नहीं आता, फाइब्रस टिश्यू आ जाता है, नॉर्मल शेप एंड फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाता है एंड स्कार की फॉर्मेशन होती है। अभी हमने पढ़नी है रिपेयर, रीजनरेशन बस इतना ही था। रिपेयर में हमने तीन फेजेस पढ़ने, इन्फ्लामेटरी, प्रोलिफरेटिव एंड मैचुरेशन। और प्रोलिफरेटिव में ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है, ठीक है। इन्फ्लामेटरी में क्या होता है, सबसे पहले कोई इंजरी होगी, ठीक है, तो मैंने पढ़ाया था सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होएगा, एंडोथेलियल सेल्स रिट्रैक्ट कर जाएंगे एंड कोलेजन जो होता है एक्सपोज द सब एंडोथेलियल कोलेजन सर्फेसेस। और जैसे ही कोलेजन एक्सपोज हुआ, ठीक है, फिजियो में भी आपने पढ़ा, इंजरी हुई, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुई, एंडोथेलियल सेल्स ने रिट्रैक्ट किया और कोलेजन एक्सपोज हुआ, तभी प्लेटलेट की एडहेशन, एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये ही स्टार्ट होते जब भी एग्रीगेशन हुई तो न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस आएंगे, इन्फ्लामेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इन्फ्लामेटरी फेज। उसके बाद क्या होगा, प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन हो जाएगी, कैस्केड चलेगा, फिब्रिन बन जाएगा और ब्लड तो रुक जाएगा। अभी उसके बाद रिपेयर शुरू होगी। ये इतना था इन्फ्लामेटरी फेज, कि इंजरी हुई, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुई, सेल रिट्रैक्ट करा, एंडोथेलियल हमारी जो थी नीचे कोलेजन था वो एक्सपोज हुआ, प्लेटलेट एग्रीगेशन, एडहेशन, एक्टिवेशन सब हो गया, इन्फ्लामेशन हो गई, हीमोस्टेसिस भी हो गई। अभी यहाँ पे आप इन्फ्लामेटरी फेज को देखेंगे हम तीन स्टेजेस में, ए, बी एंड सी। सबसे पहले क्या है, 0 आवर पे क्या होगा, फिब्रिन बन गया, ठीक है, फिब्रिन बन गया, क्लॉट हो गया यहाँ पे। तो अंदर क्या हो रहा है, आरबीसी दिख रहे हैं हमें, ब्लड वेसल्स हैं जो डिसरप्ट हो चुकी हैं, ये पूरी ना यहाँ तक ऐसे इंजरी हो गई किसी पर्सन के, ठीक है। प्लेटलेट्स दिख रहे हैं हमें नॉर्मल। अभी क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है 0 आवर पे। अभी 1 to 6 आवर्स बाद क्या होगा, क्लॉट कंप्लीट बन जाएगा और हमें न्यूट्रोफिल्स दिखेंगे एंड ऑल्सो थोड़े बहुत लिम्फोसाइट्स दिखेंगे, तो न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, 2 दिन बाद क्या होगा, स्कैब बन जाएगा ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स थे, जो एपिथेलियल वाली लेयर थी, ये रीजनरेट करना शुरू कर देगी, ठीक है, ऊपर वाली लेयर बनने लग जाएगी। और इसमें क्या होगा, मैक्रोफेजेस बन जाएंगे और मैक्रोफेजेस वाली फॉर्म आ जाएगी। पहले क्या होगा, क्लॉट, न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस, ये इतना काम है इन्फ्लामेटरी फेज का। इन्फ्लामेटरी फेज में क्या हो रहा है, इंजरी, वेजोकंस्ट्रिक्शन, एंडोथेलियल रिट्रैक्शन, कोलेजन एक्सपोज हुआ, प्लेटलेट एग्रीगेशन, एडहेशन, एक्टिवेशन हो गई, उसकी वजह से क्या होगा, हेमोस्टेसिस होने लग गए एंड इन्फ्लामेशन। और देन आपको ये तीन डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। डायग्राम कैसे बनाने हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। ऐसे तीन कर लेना। पहले पहले वाले में क्या आपको ऐसे एक में शो कर देना चाहे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे सेल्स दिखा देना है। पहले वाले में क्या करना है, यहाँ पे ऐसे फिब्रिन, ठीक है, ताकि ये बन गया क्लॉट, फिब्रिन का क्लॉट बन गया। अभी पूरा वो ऐसे स्कार दिखा देना, यहाँ पे ऐसे ऐसे पूरा स्कार बना दिया और उसके बीच में थोड़े बहुत न्यूट्रोफिल, थोड़े बहुत लिम्फोसाइट दिखा दिए। तो ये लिख दिया न्यूट्रोफिल एंड ये लिख दिया
लिम्फोसाइट, ठीक है। इसमें थोड़े बहुत ऐसे कर देना। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे थोड़े बहुत ऐसे स्कार दिखा देना ऊपर, यहाँ पे सेल्स दिखा देना कि सेल्स भी आ गए हैं, एपिथेलियलाइजेशन हो गई। और उसके बाद यहाँ पे सेल्स बना देना जो कि होंगे मैक्रोफेज। और ये मैक्रोफेज लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले क्लॉट, फिर न्यूट्रोफिल, फिर मैक्रोफेज। 1 to 6 days, 0 hour, 1 to 6 hour एंड 2 days, ये हो गया हमारा इन्फ्लामेटरी फेज। उसके बाद क्या आएगा, प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। मैक्रोफेजेस आ गए। सबसे पहली बात क्या है, मैक्रोफेजेस आगे कन्वर्ट हो जाएंगे फिब्रोब्लास्ट में, ठीक है। फिब्रोब्लास्ट बन जाएगा। एपिथेलियलाइजेशन, सेल ट्रेवल फ्रॉम अबाउट 3 cm फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑल डायरेक्शन एंड फिब्रोजेनेसिस। यहाँ पे देखो ये वाला कंप्लीट बन चुके हैं सेल्स, इसको बोलते हैं एपिथेलियलाइजेशन, ठीक है। मतलब एपिथेलियलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो ये पहला फेज हो गया प्रोलिफरेटिव का। उसके बाद फिब्रोब्लास्ट, ले बेड ऑफ कोलेजन। अभी मैक्रोफेज क्या करेंगे, ये फिब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और फिब्रोब्लास्ट ने क्या करना है, कोलेजन को फॉर्म करना है। और यहाँ पे देखो ये फिब्रोब्लास्ट सेल्स दिख रहे हैं, थोड़े बहुत हमें मैक्रोफेजेस दिख रहे हैं, और ये कोलेजन भी बन रहा है, ठीक है। कोलेजन बना हुआ है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, ऊपर हमें सेल्स दिखाएंगे कि ये सेल्स बन चुके हैं टोटल, ठीक है। उसके बीच में थोड़े बहुत ये फिब्रोब्लास्ट घूम रहे हैं, और बीच में ये मैक्रोफेजेस हैं, और उन्होंने ये फिब्रिन वो बना दिया, कोलेजन बना दिया है, ठीक है। और उसके बाद एक एंजियोजेनेसिस भी होगा। एंजियोजेनेसिस मतलब यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स डिस्टर्ब हुई थी वो दोबारा से फॉर्म होने लग जाएंगी। एंजियोजेनेसिस में क्या होता है, वेजोडाइलेशन, परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, फिर पेरिसाइट्स आएंगे, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करेंगे, एंडोथेलियल सेल्स की माइग्रेशन होगी, प्रोलिफ्रेशन होगी, एंड वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और लास्ट में पूरी ब्लड वेसल्स बन जाएगी। तो अभी तक क्या हुआ था, इन्फ्लामेटरी फेज था, फिर प्रोलिफरेटिव था। प्रोलिफरेटिव में पहले एपिथेलियलाइजेशन हुई, फिर फिब्रोब्लास्ट बने, फिर ब्लड वेसल्स बन गए। अभी मैचुरेशन फेज आ गया, लास्ट फेज। मैचुरेशन फेज में क्या होता है, न्यू कोलेजन फॉर्म होगा, ठीक है। जो कोलेजन इज रीमॉडल्ड इनटू मोर ऑर्गेनाइज्ड मैट्रिक्स, जिसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करा जाएगा, फिब्रोब्लास्ट बाहर चले जाएंगे, एंड स्कार बन जाएगा, ठीक है। मतलब मैचुरेशन फेज में मोटा मोटे बात बताऊं तो रीमॉडलिंग ऑफ कोलेजन हो रही है, ठीक है। रीमॉडलिंग ऑफ कोलेजन हो जाएगी, ठीक है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब अगर नेवर रीचेज 100%, ये 70 to 80% है। ये सर्जरी में भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी स्ट्रेंथ आती है, तो ये होती है 70 to 80%। एक बार से मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको फटाफट से कि इन्फ्लामेटरी फेज में क्या था, पहले क्लॉट था, फिर न्यूट्रोफिल आ रहे थे, फिर मैक्रोफेजेस आ रहे। प्रोलिफरेटिव में क्या था, एपिथेलियलाइजेशन में पहले तो वो फिल कर देंगे सारे ऊपर ऊपर से डिफेक्ट को, फिर क्या करेंगे, मैक्रोफेज फिब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होंगे, एंड फिब्रोब्लास्ट क्या बनाएंगे, कोलेजन। और एंजियोजेनेसिस में ब्लड वेसल बन जाएगा। मैचुरेशन में क्या होगा, रीमॉडलिंग ऑफ कोलेजन। बस दैट्स इट। ऐसे ही हुआ बना के रखते हो आप इन सब चीज़ों को यार, इतनी ईजी चीज़ें हैं ये। हीलिंग ऑफ स्किन वुंड्स, इसमें ना सिर्फ एक ही चीज़ पढ़नी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वुंड। और हम इसको यहीं से देख लेते हैं, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। अभी प्राइमरी वुंड क्या है, इसमें ना सारी लेयर्स ना बिल्कुल देखो ऐसे कितना स्मूथ कट लग रहा है ना, ये बिल्कुल स्मूथ कट है। और इसमें बहुत थोड़ा सा स्कैब बन रहा है, और दोबारा से वही सेम चीज़ आ गया, और कोलेजन नीचे नीचे रह गया, ऊपर ऊपर वाला अच्छे से रीजनरेट कर गया। बट सेकेंडरी में क्या होता है, इसमें देखो कितना बड़ा वो वुंड है हमारा, ठीक है। और देखो कोलेजन स्कार भी कितना है, और ऊपर वाली लेयर भी अच्छे से नहीं बन पाई है। तो प्राइमरी इंटेंशन में क्या होता है, शार्प चीज़ से कट लगता है। और इसमें ना हमारी एक स्किन की आपने एनाटॉमी पढ़ी होगी कि लेयर वाइज कट लगाते हैं हम, ताकि वो रीजनरेशन के टाइम ना अच्छे से कोलेज एक दूसरे से सेल्स इंटरमिक्स हो जाए, तो स्कार नहीं बनेगा। तो सेकेंडरी यूनियन में हमारे कोई वैसे चोट लगी, आप गिर गए, थोड़ी ज़्यादा बड़ी चोट लग गई, तो उसमें होता है सेकेंडरी यूनियन। तो प्राइमरी यूनियन में जनरली वुंड क्लीन होता है, और सेकेंडरी में अनक्लीन होता है, बिकॉज सर्जिकल टाइम्स में हम प्राइमरी यूनियन करते हैं, बट जब हमारी चोट वगैरह लगती है तो कंटेमिनेशन हो ही जाती है वुंड की, तो सेकेंडरी यूनियन में आता है वो। इन्फेक्शन प्राइमरी यूनियन में नहीं होती, सेकेंडरी में भी इन्फेक्टेड। मार्जिन क्या है, सर्जिकल होते हैं या क्लीन होते हैं, बट सेकेंडरी में इरेगुलर मार्जिन होते हैं। सूचर्स यूज होते हैं, बट सेकेंडरी यूनियन में अभी इतने बड़े घाव पे सूचर कैसे लगाओगे तुम। हीलिंग में स्कैंटी ग्रेनुलेशन टिश्यू, देखो बहुत थोड़ा सा ग्रेनुलेशन टिश्यू, बस इसमें देखो कितना बड़ा है,
ग्रेनुलेशन टिश्यू बहुत सारा होता है। आउटकम क्या है, लीनियंट स्कार होता है बट इसमें इरेगुलर स्कार होता है। कॉम्प्लिकेशंस इनफ्रीक्वेंट है बट सेकेंडरी यूनियन की फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अभी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, दो टाइप की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हाइपरट्रॉफिक स्कार एंड केलोइड। ठीक है, तो पहले मैं यही बढ़ा देता हूँ, हाइपरट्रॉफिक स्कार क्या होता है, ये देखो, ये आपको फोटो दिख रही है। हाइपरट्रॉफिक स्कार में क्या होता है, एक्सेसिव कोलेजन की अकुमुलेशन हो जाती है जिसकी वजह से स्कार रेज हो जाता है। ठीक है, ऑनसेट 3 मंथ्स है और 12 से 18 तक इसका चलता रहता है। ठीक है, ग्रॉसली क्या होता है, स्कार टिश्यू डो नॉट ग्रो बियॉन्ड द ओरिजिनल बाउंड्रीज, वो बाउंड्रीज में रहता है बट ऊपर को आता रहता है। स्कार टिश्यू विद थिन कोलेजन बंडल्स आपको देखेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप, कोलेजन फाइबर्स ओरिएंटेड पैरेलल, देखो यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं आपको। ठीक है, केलोइड में क्या होता है, वो अलग अलग जगह पे हो जाता है, देखो कहीं पे भी हो रहा है वो। इसमें क्या था, रेस्ड स्कार विद इन वुंड बाउंड्रीज कैन प्रोग्रेशन बियॉन्ड द ओरिजिनल एरिया ऑफ द इंजरी विदाउट सब्सिक्वेंट रिग्रेशन। 1 मंथ टू 1 ईयर होता है, जेनेटिक भी हो सकता है ये। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट है स्टर्नम एंड नो स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन, अपने आप किधर भी चल जाता है ये। स्कार टिश्यू एक्सटेंड बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ द ओरिजिनल वुंड and well demarcated, haphazardly arranged and thicker, densely eosinophilic collagen fibers involving the dermis। हाइपरट्रॉफिक और ये आप इसमें भी देख सकते हो, इस डिफरेंस को आप रीड कर सकते हो। ठीक है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग वुंड हीलिंग कौन से हैं, लोकल कौन से, इन्फेक्शन हो गई तो वो डिले कर देगी। ठीक है, डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई, डिनर्वेशन, फॉरेन बॉडी, पुअर सर्जिकल टेक्निक, हेमाटोमा या मैकेनिकल स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें स्लो करती हैं वुंड की हीलिंग को। सिस्टमिक में क्या आ जाता है, एज बढ़ गई, अनीमिया है। ठीक है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स लेना, डायबिटीज, ओबेसिटी, मैलिग्नेंसी, माल न्यूट्रिशन, ACE की डेफिशिएंसी हो गई, लॉन्ग फैटी एसिड, जिंक, यूरेमिया, ये सारी चीज़ें भी स्लो डाउन करती हैं हमारे वुंड की हीलिंग को। एंड अभी हमने कंप्लीट कर दिया है हमारा टॉपिक, एंड नेक्स्ट हमारा होगा एडिमा एंड डिफ्यूजन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और हम 6 से 7 टॉपिक, 6 से 7 आई थिंक, हाँ 6 से 7 लेक्चर और आएंगे और उसमें हम हमारा पेपर 1 का सिलेबस कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे और उसके बाद 10 से 11 लेक्चर में हम पेपर 2 भी ख़त्म कर देंगे और 20 से 22 लेक्चर में हमारी कंप्लीट पैथोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।